हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपने कक्षा 12 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज मेरे प्यारे बच्चों के साथ अपना लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास में हम लोग क्या बातें करेंगे बच्चों? तो आज हम बात कर रहे हैं बहुल आवेशों के बीच बल, जिसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अभी तक जब हम लोग बात कर रहे थे कूलाम के नियम तक, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें केवल बिंदु आवेश कितने थे? दो ही थे। और उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल लगता था, ये सारी कहानी हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में देखे थे। ठीक है बेटा। अब उससे कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो से अधिक आवेशों के बीच कैसे बल कार्य करता है, और ढेर सारे आवेश होंगे तो किसी एक आवेश पर सभी मिलकर के कैसे बच्चों बल लगाएंगे, कैसे उसको पीटेंगे, तो उसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है? कहानी यही है कि हमारे पास होंगे कई सारे आवेश, यानी दो से अधिक आवेश हमारे पास हैं। तो हमने लिया बच्चों तीन आवेशों का एक निकाय, हमने ले लिया Q1, Q2 और Q3। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि इस बेचारे Q1 पर Q2 और Q3 द्वारा कितनी मार लगेगी, यानी कितना बल लगेगा। ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा अन्य आवेशों द्वारा, वो मेरे प्यारे बच्चों सबका जो बल है ना, एक एक करके हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। ठीक है। कि किसी भी आवेश पे लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए सभी बलों का क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर सम, यानी कि सदिश योग होता है। यही सिद्धांत है हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर मान लो ये जो हमारे पास निकाय है, इस निकाय में सभी आवेशों को हमने धनात्मक आवेश ले रखा है। आपको पता है कि अगर मान लो कहीं पे प्लस केवल क्यू लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये क्या है, धनावेश ही है। अगर ऋणावेश देना होगा तो उसके सामने ऋण चिन्ह लिखा जाएगा। इतनी बात तो मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर केवल क्यू लिखा है तब भी बच्चे वो धन आवेशित ही होता है, और अगर धनात्मक आवेश लिखा हुआ तब तो कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं होगी। ठीक है। तो हमारे पास एक निकाय है जिसके पास बच्चों तीन आवेश कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है। Q1, Q2 और बेटा क्या, Q3। तो हम देखना चाहते हैं कि Q1 पर Q2 और Q3 ने कितनी मार लगाई। तो अगर बच्चे सभी आवेश धनात्मक है तो आपको पता है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि Q2 क्या करेगा, Q1 को धक्का मारेगा कुछ इस दिशा में। दिशा के बारे में हमने कूलाम के नियम में चर्चा की थी, बताओ याद है ना? लेक्चर नंबर 3 देखे हो सभी लोग? देखना है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 3 कूलाम का नियम हमने अच्छे से सीख रखा है, उसको पहले अच्छे से समझ करके फिर आपको लेक्चर नंबर 4 को देखना है। ठीक है। चलिए, तो मान लो Q2 ने Q1 पे बल लगाया, जिसको हमने लिख दिया F12, और Q3 ने 1 पे बल लगाया, मान लो मेरे प्यारे बच्चों हमने लिख दिया F13। तो Q1 पर कितने कुल बल लगे उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि Q1 पर लगने वाला बल आप ऐसे F1 वेक्टर भी लिख सकते हो, या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग F नेट वेक्टर भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे वाले ने पहले वाले पर कितना बल लगाया, तो F12 वेक्टर प्लस तीसरे वाले ने पहले वाले पर कितना बल लगाया, यानी कि F13 वेक्टर। यानी इसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, सदिश योग। ठीक है। सभी का बल का हमको क्या कर देना है, सदिश योग। यानी कि जब सदिश योग होगा तो आपको पता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है। अगर इसी प्रकार से ढेर सारे आवेश होंगे तो सभी आवेशों का मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही जुड़ता जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आप लोग कथन को सीखिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में कहा जाएगा कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि परिभाषा, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग, या आप लिख सकते हो सदिश योग, के बराबर होता है।
जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने एग्जाम में अध्यारोपण के सिद्धांत में लिखना होता है। बताओ लिख लोगे? आसानी तो है। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ेंगे आप लोग याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसको बच्चे जब जैसे हमें लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा होता है आपके लिए। आपको पता है कि जो मैं समझाता हूँ वो सब कुछ आपको प्यारा सा सुंदर सुंदर नोट्स बनाने के लिए सारा कुछ कहानी एकदम साफ साफ लिखी होती है। आप वीडियो को पॉज करके मेरे प्यारे बच्चों नोट्स अपना आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो तीन आवेशों के निकाय में Q1 व Q2 तथा Q3 के द्वारा Q1 पर, ठीक है, Q2 तथा Q3 के द्वारा लगाया गया कुल बल क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर बराबर F12 प्लस F13। आप F12 और F13 का मान भी लिख सकते थे, यहाँ पे बच्चों 3 होगा। ठीक है, ये 2 नहीं है, क्या है, 3 है। Q1 Q3, यहाँ पे Q1 Q2 मतलब पहले और दूसरे के बीच लगने वाला बल, और दूसरा क्या हमारे पास, पहले और तीसरे के बीच लगने वाला बल है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इस चीज को लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो हमारे पास अभी तक तो 3 आवेश थे, अगर मान लो आवेशों की संख्या n हो गई, बहुत ढेर सारे आवेश हो गए, तब क्या होगा, तो मैंने वही कहा कि किसी एक बंदे पर मान लो Q1 को ही हम लोग अगर पकड़ रहे हैं, हमेशा बेचारा Q1 ही पिटा रहा है सर। ठीक है, अगर हम लोग Q1 को ही देख रहे हैं कि Q1 कितनी मार खा रहा है और आवेशों के द्वारा, तो हम लोग देखेंगे कि Q2 ने कितना मारा, कितना बल लगाया, Q3 ने कितना मारा, Q3 ने कितना बल लगाया, Q4 ने कितना बल लगाया। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों Qn ने कितना बल लगाया, सभी को हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो कहानी एकदम सिंपल है बच्चों। कैसे किया जाएगा, तो आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम लोग लिख सकते हैं एफ, एफ नेट आप लिख लो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो बेटा जी, एफ नेट। ठीक है, तो लिखेंगे एफ नेट बराबर, और ये वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, तो F12 दूसरे वाले ने कितना लगाया, F13 तीसरे ने कितना लगाया, F14 कितना लगाया, प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, F1n वेक्टर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम सारी कहानी को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी कहानियां एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, बोल दो एक बार, क्या सारी कुछ कहानियां एकदम आसान है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा? अगर हो तो बता दो। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी है बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत की। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम समझ गए कि क्या कहानी है। ठीक है, चलिए, तो उसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं, एन आवेशों के लिए। तो Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, F1 वेक्टर बराबर F12 F13 डॉट डॉट कहां तक बच्चे, एन तक। आप उसका मान भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों 3 होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एकदम लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमारे पास महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मान लो 3 आवेश थे हमारे पास। ठीक है, मान लो हमारे पास ये Q1 है, मान लो हमारे पास ये Q2 है, मान लो ये हमारे पास Q3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों Q1 और Q2 पे जो बल लग रहा होगा, Q1 वाला Q2 पे लगा रहा होगा, मान लो दूसरे पे लग रहा है तो 1 ने लगाया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक है तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और मान लो 1 पे लग रहा है, दूसरा लगा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो भी परिमाण होगी, जो भी दिशा होगी बल की, वो मेरे प्यारे बच्चों तीसरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। किन्हीं दो आवेशों के बीच जितना बल, मान ले इन दोनों का मान कुछ होगा, मान लो 5 न्यूटन, मैं मान लेता हूं ऐसे आपको समझाने के लिए। तो तीसरा यहाँ पे रखा है या नहीं रखा है, तो ना तो बच्चे ये 5 न्यूटन से ज्यादा होगा, ना तो 5 न्यूटन से कम होगा। Q3 रहे चाहे ना रहे, इतनी बात है। क्या इतनी बात समझ पाए? यानी कि तीसरे चार्ज, तीसरे आवेश के इनके पास आने से या ना आने से इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। बताओ क्या सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है बेटा, कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो तीसरे आवेश के आने से
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। वो वहां पे आए या ना आए, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, हम लोग कहाँ पे देखते हैं, इसका कहाँ एप्लीकेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ आपको थोड़ा सा इनका प्रश्न करवाऊंगा। आ जाओ, प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा। तो प्रश्न करते हैं। मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए मान लो एक मैं बनाऊंगा आयत। ठीक है बेटा। क्या मैं बनाऊंगा बेटा? आयत में बनाऊंगा। ये हमारे पास बन गया बेटा आयत। ठीक है, बहुत सही, बहुत सुंदर। हमारे पास एक आयत बन चुका है। आयत या वर्ग कुछ भी मान लो वर्ग है। ठीक है बेटा। ये मान लो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक वर्ग है जिसका नाम यहाँ पे ए बी सी और डी हमने दे दिया। सबकी भुजा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? एकदम बराबर होगी सर। ठीक है। तो अब बच्चा लोग, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास प्रश्न की बात हो रही है कि मतलब जो अध्यारोपण का सिद्धांत आप सीख के आ रहे हो, उस पर आधारित आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट में, जेई में, इससे बच्चों बहुत ही ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे। मान लो हमारे पास ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग के मान लो प्रत्येक कोने पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ आवेश रख दिए गए। मान लो हमने आपको समझाने के लिए क्यू 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 आवेश रख दिया। ठीक बात है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डी पर आवेश रखा गया है, ये बंदा, ठीक है, इस पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। या मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है इस प्रश्न में, क्या जी, कि मान लो बेटा हमारे पास ये केंद्र है, इसका वर्ग का क्या है, केंद्र है, जिसका नाम मैंने ओ दे दिया। मान लो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ओ पर जो रखा गया आवेश है, उस पर कुल बल कितना लग रहा है। ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाक से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो अपना दिमाग लगाइए, बताइए कि हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग की भुजा कुछ भी हो सकती है। मान लो हमने ए ले लिया, ठीक है बेटा। हमने ए सेंटीमीटर या ए मीटर, जो भी आप कह लो, ए सेंटीमीटर मान लिया। एक वर्ग है, ठीक है। उसके केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है और कोनों पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हमारे पास स्मॉल क्यू आवेश रखे गए। सभी आवेश बराबर हैं आपस में, ठीक है। और उनका जो चिन्ह है वो भी मैंने बराबर लिया। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो ओ पर आवेश रखा गया, जो कि उसका केंद्र है, उस पर लगने वाले कुल बल का मान बताइए। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। कैसे करेंगे देख लो। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे कर सकते हो। कैसे सर? देख, एकदम समझने का प्रयास करना, एकदम समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। देख, मान ले ए वाला इस पे बल लगाएगा, तो इस दिशा में बल लगाएगा, जिसको मैंने मान लो एफ ए कह दिया। सही बात है, क्योंकि दोनों बच्चे क्या है, धनावेश है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ए वाला क्यू बच्चे कैपिटल क्यू को क्या करेगा, उस दिशा में धक्का मारेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अच्छा, अब सी का तुरंत देख लो। तो सी वाला भी बच्चे क्या है, धनावेश है, तो इस तरफ धक्का मारेगा, एफ सी। ठीक है। अच्छा बच्चे, दोनों का परिमाण देखो सेम है, क्यू तो है ही, तो क्यू वन क्यू टू। और बच्चे क्या है, केंद्र से दोनों की दूरी भी समान होगी। तो यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं, समझने का प्रयास करना, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ बी। आपको परिमाण निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक बेटा, चल अच्छा। उसी प्रकार से जो बी वाला आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर इधर बल लगाएगा, जिसको हम एफ बी कह सकते हैं। और जो डी वाला आवेश है, उस पर इधर बल लगाएगा, जिसको हम एफ डी कह सकते हैं। आपको पता है कि बी पर और डी पर जो आवेश रखा गया है, वो दोनों समान आवेश है और सजातीय आवेश है। तो दोनों एक दूसरे में क्या लगाएंगे बच्चों, एफ बी इधर लग रहा है, एफ डी इधर लग रहा है, तो दोनों का बच्चे परिमाण तो समान होगा, यानी कि एफ बी बराबर एफ डी के। अच्छा, जो परिमाण है समान है और दिशाएं मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अलग अलग हैं। तो आप कहोगे कि सर एफ ए वाला एफ सी वाले को कैंसिल कर देगा, एफ बी वाला एफ डी वाले को कैंसिल कर देगा, यानी कि सर जो कुल बल है ओ पर, वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य बटा भेदी।
ठीक है बेटा, है ना बच्चे? क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रश्न को आपको करके घर से आना है और बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मैं एक बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज। क्या बनाऊंगा बेटा? त्रिभुज बनाऊंगा सर। ठीक है। ये हमारे पास एक बेटा जी त्रिभुज है। चलो, त्रिभुज बन गया हमारे पास, एकदम सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा। और ये त्रिभुज कैसा है बच्चे? हमारे पास समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी है। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अच्छा सर। मान ले मेरे प्यारे बच्चे, एक मैं प्रश्न आपको देता हूं। पहला प्रश्न, ठीक है। जब मान लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास क्यू आवेश है, ठीक है, केंद्र पे है, ये सी क्या है? इसका केंद्र है। और बच्चे सब पर क्यू 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 आवेश रख दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, कि भैया आप बता दो कि एफ सी कितना होगा? ठीक है। सी पर बल कितना होगा? अच्छा, एक प्रश्न, ये पहला प्रश्न मान लो आपको मैं लिखता हूं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इसकी बात ही खत्म कर दो। एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मैं इसका और आपसे पूछना चाहता हूं। कैसे सर? देख, इसको मैं हटा दिया। ठीक है बेटा, इसको भी मैं हटा दिया। यही प्रश्न हमारे पास है। और ये बच्चा प्रश्न नंबर अब क्या कहलाएगा? 2। ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है। मान ले किसी भी एक आवेश, मान लो बच्चे जो ए पर हमारे पास है, ठीक है, एफ ए कितना होगा? ए पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर कुल बल कितना लगेगा, ये आपको बता देना है। ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसकी भुजा भी बता दो। तो मान लो ए और ए है, ठीक है बेटा, इसकी भी भुजा बता दो सर। तो इसको भी मैंने मान लिया कि ये भी क्या है बेटा? ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा एकदम पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को भी आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं कि सबका 0 हो जाए, है ना, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, करिएगा। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में कुछ हम लोग और प्रश्न करते हैं। तो ये तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत सीख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न हमारे पास क्या है? कूलाम बल पर आधारित, कूलाम के नियम पर आधारित। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर इसका बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग कि डी दूरी पर रखे दो आवेशित गोले एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा? समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो हमारे पास? चलो, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मान ले मैंने आपके लिए एक प्यारा सा, मेरे प्यारे बच्चों, गोला ले लिया। ठीक है, दो गोले हमने लेने हैं। हमने दो गोले लेने हैं जी। गोला 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 कहाँ है जी? ठीक है, यहाँ पे मैंने गोला बना दो, गोला बना दो। चलो, तो दो हमारे पास बेटा क्या है? हमारे पास गोले हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सही सर, बहुत सही। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चा लोग, अब इनका मैं कलर कलर कर देता हूँ। इसको मान लो मैंने इस कलर का ले लिया, इसको मान लो मैंने पीला ले लिया। ठीक है बेटा? चलो, अब बच्चे इनका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये हमारे पास बेटा गोला ए है, ये हमारे पास गोला बी है। ठीक है। अब केस 1 की बात करते हैं। पहले कह रहा है कि इनके बीच की दूरियां बच्चे कितनी है? डी है जी। तो मेरे पे जब डी दूरी है तब बच्चे पहले केस में क्या है? बल लग रहा है कितना? एफ। ठीक है, तो आप एफ का मान बताओ। मान लो इस पे आवेश Q1 है, इस पे बच्चों आवेश Q2 होगा। तो लिख लेते हैं के Q1 Q2 बटे दूरी डी है तो डी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा सर? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ये तो कहानी हमने सीखी है बच्चा। बहुत सही। अब बच्चों केस 2 की बात करो। तो केस
टू की जब हम बात करते हैं, स्थिति 2, ठीक है, केस 2 लिख लो, बस दूसरा नंबर ऐसे डाल लो, क्या केस लिखना, केस केस के साथ खेल रहे हैं। देख, कह रहा है कि दूरी को 2D कर दो, ठीक है बच्चों, और आवेशों को भी क्या कर दो, Q1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2Q1, और Q2 भी क्या हो जाएगा 2Q2 के हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? Q1 और Q2 दोनों क्या हो जाएंगे, दोगुनी हो जाएंगे, ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। जब ऐसा होगा बेटा जी, जब ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब बल लगेगा मान लो F डैश, तो के तो वही रहना है, Q1 की जगह पे 2Q1, Q2 की जगह पे 2Q2, डी की जगह पे 2D का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के 4Q1Q2 बटा 4D²। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो? आपको दिख रहा है सर 4 से 4 कट्टी पिट्टी हो गया, तो F डैश का मान हमारे पास क्या हो गया, F डैश का मान हमारे पास हो गया के Q1Q2/D²। अच्छा बच्चे, क्या यही वैल्यू जो है आपको F के बराबर नहीं दिख रही क्या? देख लो, यही तो F है, और वही बच्चे F डैश भी आई, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि F डैश और F आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है, F। ठीक है बेटा, समझ पाए? एकदम सर समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। चलो, क्वेश्चन क्या है, निर्वात निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है, चाहे विद्युतशीलता कहे, निर्वात की विद्युतशीलता कहे, आपको मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न से डरना नहीं है। तो कैसे करेंगे, बीमा कैसे निकाली जाती है? तो हमको पता है सर एफ का मान है कि, अरे अब के नहीं लिखना है, एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो यहाँ से बच्चे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ नीचे आ गया, Q1 Q2/R²। तो मेरे प्यारे जब हम लोग क्या लिखते हैं विमी सूत्र, तो आपको पता है कि 1/4 पाई से कोई मतलब नहीं है, तो इसका कहानी खत्म हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, हमारे पास फॉर्मूला बच रहा है बच्चे, अच्छा एफ नीचे है, ठीक है बेटा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो एफ है वो मेरे प्यारे बच्चों आर के साथ है, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा Q1 Q2/F_R²। चलिए भैया, तो बता दो Q1 Q2 मतलब Q का बच्चे विमी सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी, तो Q का विमी सूत्र हो जाएगा A इंटू टी के बराबर। अब बच्चे एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र लिखो, तो हमारे पास क्या था Q1 Q2, तो Q1 का भी AT Q2 का भी AT होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर हाँ सर बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे लिखूंगा AT, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो मेरे प्यारे बच्चे एकदम बोल देंगे। एफ का भी सूत्र क्या है, MLT-2, और क्या बचा डी था, ठीक है, मतलब आर, तो क्या हो जाएगा L², ठीक है बच्चे, एकदम सिंपल है सर। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, सबको एक बना देंगे, मतलब एक डब्बे में, तो m को ऊपर ले जाओ, m के पावर -1, ठीक है, l कितना है हमारे पास 3l नीचे है, तो -3 ऊपर हो जाएगा। अब t की बात करते हैं, 2t ऊपर है 2t नीचे है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा, तो t के पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा A²। तो -1 -3 4 2, देखो कहाँ है, -1 -2 -3 4 2, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है, डरिएगा नहीं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसको हल्के में मत लो, बोर्ड प्लस नीट लेवल का क्वेश्चन समझ लो इसको, ठीक है बेटा। कुलाम के नियम के अनुसार निम्नलिखित आकृति के लिए कौन सा संबंध सही है, बता जरा से। गुलाम के नियम के हिसाब से निम्नलिखित आकृति के लिए कौन सा संबंध सही, तो बच्चे जैसे ही फिगर वाला क्वेश्चन देखते हैं एकदम परेशान, पसीने छूट जाते हैं उनके, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो बेटा, आपको दिख रहा है फिगर में कि Q1 है, ये Q2 है,
तो दोनों बच्चे जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? आकर्षण वाला बल, प्यार मोहब्बत वाला बल है। तो आकर्षण वाला बल कब लगता है? जब दोनों मेरे प्यारे बच्चों विजातीय आवेश हो। इतनी बात तो समझ गए कि यानी चाहे Q1 बच्चे प्लस होगा तो Q2 क्या होगा बेटा? माइनस होगा। इतनी बात तो आपको समझनी है। तो मान लो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आप Q1 को प्लस बोल देते हो, Q2 को मेरे प्यारे बच्चों माइनस बोल देते हो, और जब Q1 Q2 निकालोगे तो आप क्या आएगा? तो प्लस और माइनस मिलके माइनस ही आएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमको समझ में आता है कि जब दोनों विजातीय आवेश होंगे और उनका जब गुणा किया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों लेस देन जीरो होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? देख पा रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन है? ठीक है। तो जब आकर्षण वाला बल लग रहा है इसका मतलब Q1 इंटू Q2 क्या होगा बच्चों? लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आएगा। सिंपल सी बात है। क्या इतनी बात समझ में आ रहे हो? ठीक है बेटा, चलिए। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कह रहा है कि दो आवेशों Q और 4Q के निकाय में तीसरा आवेश कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि तीसरे आवेश पर नेट बल शून्य हो जाए? ठीक है, कि हमारे पास ये सिस्टम दिया गया है, ये बच्चों फिक्स्ड है, ये भी हमारे पास फिक्स्ड है। Q और 4Q दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 2Q। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, आपके बोर्ड लेवल का भी है और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने का पूरा पूरा चांस होता है। नीट लेवल, CUET लेवल में। अब एक कहोगे कि जेई में आएगा, नहीं। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले जमाने में आता था, है ना? अब नहीं आता है जेई वगैरह में। चलिए, तो कोई तीसरा आवेश है, मान लो तीसरा आवेश को हम ले लेते हैं Q। ठीक है बेटा। अब इस Q को कहाँ रखा जाए कि इस पे नेट बल शून्य होना चाहिए? तो मान लो बच्चा कि हमने क्या किया, कहीं पे रख दिया। मान लो यहाँ पे मैंने Q को रखा, ठीक है, और यहाँ से इसकी दूरी मान लो बेटा ये x है। तो इससे दूरी ये क्या हो जाएगी? आपको पता है कि ये 2a माइनस एक्स हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक बात है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दूरी ही निकालना है, दूरी ही निकालना है। ठीक है बेटा। तो यानी कि हमारे पास इस पे जो लगने वाला बल है दोनों तरह क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए आपस में। परिमाण में बराबर होगा तभी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अ, बल जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लोग मान लो Q वाला लिखें तो हमारे पास होना चाहिए FQ प्लस, मतलब F वाला इस पे लगा, कैपिटल Q लगाता है, और F4Q वेक्टर फॉर्म में लिख दें, वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि परिमाण में दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ क्वेश्चन को करते हैं बेटा जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया था कि मान लो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a माइनस एक्स हो जाएगी। तो वही x का मान ही तो हमको निकालना है कि कहाँ होगा। ठीक है बेटा, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो, दोनों में Q और स्मॉल q में क्या क्या बल लग रहा है? तो आप लिखेंगे मान लो F1, ठीक है, या FQ इसको लिख लो। क्या करना है? FQ कितना बल लगाता है? तो इसको लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। और अगर हम लिखें 4Q कितना बल लगाता है तो आप लिखेंगे K 4Q स्मॉल q बटे 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आती है? दोनों को मेरे प्यारे बच्चों फटाफट एक दूसरे के बराबर कर दो। ठीक है, तो आप कहेंगे एफ के एफ क्यू बराबर क्या कर दें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? अ, 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 ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एफ क्यू इक्वल्स टू 4Q। ठीक है, चलिए। तो ये हो जाएगा के कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर बराबर के 4Q स्मॉल q बाई 2a माइनस का एक्स स्क्वायर। इतनी बातें तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा। तो आप देखो क्या क्या कट्टी पिट्टी हो रहा है। Q से Q कट्टी पिट्टी हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q से स्मॉल q। ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास इस तरफ बचा, आपको दिख गया 1/x स्क्वायर, और इधर क्या बचा बेटा? इधर बचा 4/2a माइनस, सॉरी,
2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी के बाद जो कैलकुलेशन है ना बच्चे, आप फंस जाते हैं। आप इधर द्विघात समीकरण बना देंगे, क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो, दोनों तरफ का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/x का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2/2a माइनस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, बराबर बात हो जाएगी। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको फायदा ये मिला कि अब मेरे प्यारे बच्चों ये द्विघात वाला कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही। अब बच्चे तिर्यक गुणा कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2a माइनस एक्स बराबर 2x के, ठीक है। तो 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 2a, x को मैं इधर लेके चला गया, ठीक है, तो 3x हो गया, 3x बराबर 2a के। तो x बराबर 2a/3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पोजीशन है जहां पर बेटा हमारे पास जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वो 2a/3 है, ठीक है। कि हमारे पास Q से 2a/3 दूरी पर बच्चे क्या हो जाएगा, वो स्मॉल q आवेश रखा होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बल 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम, हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। तो चलिए लेक्चर नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो प्रश्न मैंने आपको दिया बच्चों उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।